अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर उसको कहा जाता है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से ले लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. And so far, we are done with discussion of introduction, and then we started our topic 2.1, which is related to the theories and experiments in atomic structure. अब इन theories में so far we are done with John Dalton's atomic theory. Then we discussed J.J. Thomson's theory, which was plum pudding theory. Then we studied discovery of cathode rays, discovery of protons, discovery of neutrons. फिर हमने पढ़ा रदरफोर्ड का atomic model. और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए थे रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड साथ ही साथ हमने डिस्कस किए थे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब उस डिफेक्ट्स वाले पोर्शन से हमें एक चीज़ क्लियर थी कि देयर इज़ अ न्यू मॉडल टू कम, कि कुछ ना कुछ और इम्प्रूवमेंट आएगी इन द मॉडल ऑफ एटम, तभी जाके एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेबल होगा। सो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड के बाद किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया। There was a scientist whose name was Neil Bohr, और इसी के नाम पे है बोहर्स एटॉमिक मॉडल या फिर बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। He was a Danish physicist, यानी कि एक फिजिक्स का साइंटिस्ट था, और इसने ज्वाइन किया था रदरफोर्ड को इन 1912। अब इस डेट पे फोकस रखने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था इन 1911, 1911 में उसने अपना मॉडल दिया, और 1912 में उसकी पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए उसे ज्वाइन कर लिया नील बोहर ने। इसका ये मतलब कि रदरफोर्ड ने अभी तक जितना भी काम किया था उसका नील बोहर को आइडिया था। नाउ इन 1913, सिर्फ एक साल बाद ही बोहर प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल, और उसने उसे बेस किया क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ये क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इस काम के लिए ही वॉन द नोबेल प्राइज। In 1922, he won the Nobel Prize for Physics for his work on the structure of an atom. यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैक्सवेल ने जब डिस्क्राइब की थी तो उसके लिए उसे भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि इससे पहले जो बेस थी वो सारी की सारी थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ चार्ज है तो इट शुड एमिट एनर्जी ऑल द टाइम, उसको रिलीज करनी चाहिए एनर्जी ऑल द टाइम, तब तक जब तक कि उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती, और उसको शो करना चाहिए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि एटम्स कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो नहीं करते, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शो नहीं करते, वो शो करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सो उसको प्रूव करने के लिए बोहर ने जो अपने इस मॉडल की बेस बनाई दैट वाज quantum theory. This is a major difference between Rutherford's work and Bohr's atomic model. Now, keeping in view the defects in the Rutherford's atomic model, as we have already discussed, कि उसको पता था कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैसे किया होगा, और उसने किस तरह अपने रिजल्ट्स निकाले, और जब उसमें डिफेक्ट्स आए सो नील बोहर प्रेजेंटेड अ मॉडल ऑफ एटम। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है 1913, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि व्हाट वाज द बेसिक, व्हाट इज द फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल, तो वो भी आपको याद रखना है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक है इसका बेसिक क्वांटम, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और यही है इसकी फाउंडेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। हमने देखा था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में देयर वाज अ डिफेक्ट कि अकॉर्डिंग टू हिज एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन को, एटम को करनी चाहिए थी एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो अगर ऐसा नहीं होता तो इसको प्रूव किया बोहर ने। कैसा क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उन पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटम, और अगर उसकी प्लूरल देखें तो वो होती है क्वांटम। सो एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी होगी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का आम जुबान में मतलब है फिक्स्ड, यानी कि वो फिक्स्ड होगी। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, यानी कि हो सकता है यार इलेक्ट्रॉन
अपने एक रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में मूव करे और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। अब अगर एक ऐसा ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स है तो हम कह सकते हैं ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी। ऑर्बिट्स के लिए एक और वर्ड भी यूज हो सकता है जो कि है एनर्जी लेवल। अब यहां तक एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जब भी वर्ड ऑर्बिट आएगा, शेल आएगा या फिर एनर्जी लेवल आएगा, तीनों का मतलब सेम ही है। बोहर ने ऑर्बिट्स को ही एनर्जी लेवल से डिस्क्राइब किया है। नाउ बोहर का एटॉमिक मॉडल, इसके उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। देयर आर 5 पोस्टुलेट्स इन टोटल। हम उन पोस्टुलेट्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इसके टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं और हर पोस्टुलेट की इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। सो स्टार्ट करते हैं विद पोस्टुलेट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो स्ट्रक्चर उसने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इज हैविंग अ वेरी टाइनी न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है 1 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन इट्स रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। और हमें ये पता होना चाहिए कि उस ऑर्बिट के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो होगा उसका रेडियस। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट में मेकिंग अ रेडियस विच इज r। यानी कि अगर मैं इस टाइनी डॉट को न्यूक्लियस कह रही हूं, इफ दिस इज nucleus, so it means that electrons they are revolving around the nucleus और वो बनाते हैं न्यूक्लियस के साथ कोई डिस्टेंस और वो होगा उसका रेडियस। चूंकि ये सर्कुलर पाथ्स हैं तो इसलिए उसका डिस्टेंस हो सकता है रेडियस, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसके सेंटर से उसके किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को हम कहते हैं उसका रेडियस। अब अगर बात करें एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की, एज यू कैन सी आई हैवंट ड्रॉन 1 ऑर्बिट, यू कैन सी देयर आर 3 ऑर्बिट्स। अगर मैं इसको कहूं 1 2 3 एंड दिस इज 4th ऑर्बिट, सो देयर आर 4 ऑर्बिट्स। अब इन 4 ऑर्बिट्स में एक ऑर्डर है। एक ऑर्बिट सबसे क्लोज होगा न्यूक्लियस के, एंड देन जब वो मूव करेंगे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस तो आप देख सकते हैं कि उसका साइज भी बड़ा होता जा रहा है। सो एनर्जी इन ऑर्बिट वो रहती है हमेशा फिक्स्ड। एक ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ऑल ऑफ देम वुड बी हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हम उसे कह सकते हैं कि वो है क्वांटाइज्ड। एज वी नो दैट बेस करता है बोहर का एटॉमिक मॉडल ऑन क्वांटम थ्योरी जो कि है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सो इसमें एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स होती है फिक्स्ड या फिर क्वांटाइज्ड। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में या फिर इस ऑर्बिट में या फिर इस ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं इसे ए और बी का नाम दूं, सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स सिंस दे आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिट तो इनकी एनर्जी भी होगी सेम, यानी कि ये सेम एनर्जी से मूव करेंगे और इसकी एनर्जी इनसे मुख्तलिफ होने वाली है। अब यहाँ एक और बात ध्यान की है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के करीब उसकी एनर्जी कम होगी और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से अवे मूव करेंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम कह रहे हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते? सो ऐसा नहीं है, एनर्जी एमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में स्टे कर रहे हैं तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं होगी। एनर्जी तभी एमिट या एब्जॉर्ब होगी जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे। यानी कि वी कैन से दैट emission or absorption of energy can be seen if electrons move from
one orbit to another. एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करेंगे तो वो एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब करेंगे. अब वो चेंज इन एनर्जी क्या होगा कि कब एमिशन होगी और कब एब्जॉर्प्शन होगी. एज वी नो दैट एमिशन मतलब एनर्जी रिलीज करना और एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी गेन करना. सो उसको हम स्टडी करते हैं चेंजेस इन एनर्जी में. दिस इज अंडरस्टूड कि जब कोई चीज़ लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे आएगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी. और हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बोहर ने इन ऑर्बिट्स को एक और नाम भी दिया था. जी हाँ, और वो नाम था एनर्जी लेवल्स का. यानी कि ये सारे एनर्जी लेवल्स भी हैं और हम इन्हें 1 2 3 से नहीं पढ़ते. दे आर K, L, M, N एंड सो ऑन. इनके लिए जो नाम यूज किए जाते हैं और इनको लिखा भी कैपिटल्स में जाता है और इनके लिए कैपिटल अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं. जो सबसे नियरेस्ट है न्यूक्लियस के उसको रिप्रेजेंट करेंगे K से एंड देन L, M, N, O एंड एटसेट्रा. अब चूंकि हम इसे एनर्जी लेवल कह रहे हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन वन ऑर्बिट्स हैं. सो मोर देन वन ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट इज हैविंग इट्स ओन एनर्जी. तो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कब होगी? दो कंडीशंस हैं, या एनर्जी को एमिट होना है और या फिर एनर्जी को होना है एब्जॉर्ब. तो एनर्जी एमिट तब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ मूव करेगा. यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट था और उसको इस ऑर्बिट में आना है तो वो एनर्जी एमिट करेगा. इट इज गोइंग टू एमिट एनर्जी. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी लो एनर्जी ऑर्बिट में और उसको जाना है किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में, सो वो एनर्जी गेन करेगा. इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द एनर्जी. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कब होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. और ये आपको याद रखना है कि लोअर एनर्जी लेवल होगा नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस और हायर एनर्जी लेवल होगा जितना वो न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा. अब इस एनर्जी के चेंज को हम कहते हैं डेल्टा ई और इसको हम प्लैंक्स की इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, विच इज E2 माइनस E1. यानी कि ये एनर्जी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? जाहिर है जो एनर्जी में डिफरेंस है इन बोथ शेल्स वही एनर्जी शो की जाएगी. यानी कि टोटल चेंज इन एनर्जी डिपेंड करता है दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस पे. यानी कि अगर आपने पहले ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करना है तो यकीनन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा. यानी कि उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी. और अगर लास्ट वाले से पहले में आना है सो इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लास्ट पे है सो इट मीन्स इट इज़ हैविंग वेरी हाई एनर्जी. इस इक्वेशन को प्लैंक्स इक्वेशन ने एच वी से रिप्रेजेंट किया एंड ओवर हियर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट and this is the frequency. This V is the frequency and this H is the Planck's constant. और Planck's constant की है एक वैल्यू भी जो कि फिक्स्ड है. हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है एंड वैल्यू फॉर Planck's constant is 6.63 into 10 power minus 34 joules second. ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू. यानी कि अगर आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होगी तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 6.63 into 10 power minus 34 joules second. और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अब ये तो बात हुई चेंज इन एनर्जी की. चेंज इन एनर्जी कब होगी, किस कंडीशन में गेन होगी, किस कंडीशन में लूज होगी, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं.
अब चलते हैं हमारे लास्ट पोस्टुलेट की तरफ, विच इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम बेसिकली is the momentum possessed by a body which is in angular motion. When something is moving in circular orbits, जब कुछ चीज सर्कल्स में मूव कर रही है तो हम उसके मोमेंटम को कहेंगे एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, दिस इज mvr इज इक्वल टू n h over 2 pi. Now this h is called as Planck's constant, जिसको हमने अभी यहाँ डिस्कस किया है और इसकी एक खास वैल्यू है. You have to learn this value, this is very important. Pi is also a constant जिसकी वैल्यू होती है 3.14. We all know that this is 3.14. आपने इसको मैथ्स में बहुत दफा इस्तेमाल किया होगा. Now, what does this n means and m, v and r means? m is equal to mass. जिस चीज का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है उसका मास. हम यहां बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहां आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. v is velocity, r is रेडियस और h हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड दिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट. और यहां हम लिख सकते हैं ऑर्बिट, शेल और एनर्जी लेवल, क्योंकि इसके लिए हम ये तीनों टर्म्स यूज कर सकते हैं. बोहर के इस मॉडल में एनर्जी लेवल इज द मोस्ट वैलिड टर्म दैट यू शुड यूज. सो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होगा n. अब मजे की बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच ऑर्बिट वो होता है क्वांटाइज्ड, वो सेम रहता है. जितने इलेक्ट्रॉन एक सेम ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे उन सब का एंगुलर मोमेंटम सेम होने वाला है. और अगर आप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करेंगे, यानी कि कंपेयर करेंगे एंगुलर मोमेंटम विद अनदर ऑर्बिट, तो वो डिफरेंट होगा. लेकिन उस ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम आपस में एक जैसा ही होगा, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं और एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे या फिर नंबर ऑफ शेल पे. और दिस एमिशन, दिस एब्जॉर्प्शन, ये हमें एक्सप्लेन करेगी प्लैंक्स की इक्वेशन विच इज डेल्टा E इज इक्वल टू hv. और हमें ये याद करना है कि KLMN मुख्तलिफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं. हर ऑर्बिट की एक अपनी एनर्जी है और जब इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना है तो या तो फिर वो एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा. ये डिपेंड करता है कि उसने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है या फिर हायर से लोअर पे आना है. और इसके अलावा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिट, उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम सेम होता है. और एंगुलर मोमेंटम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू गिवन हो. ये थे 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर. और बोहर के 5 पोस्टुलेट्स आपको याद करने हैं फ्रॉम योर बुक और आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं. लेकिन जब भी बोहर का क्वेश्चन आएगा यू विल नेवर फॉरगेट टू ड्रॉ दिस ब्यूटिफुल डायग्राम. दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर बोहर्स एटॉमिक मॉडल. और बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल जो दिया अभी तक, दिस इज वैलिड. इसमें अभी तक के डिफेक्ट्स हम मेंशन नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है बोहर एटॉमिक थ्योरी को. हमने स्टार्ट किया विद द इंट्रोडक्शन एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स और फिर हमने डिस्कस किया हर पोस्टुलेट को वन बाय वन विद डिटेल डिस्क्रिप्शन. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की भी डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.